तो देखिए बेटा, आज का जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उसमें हमने थोड़ा सा, मैंने आपको एक तो सेटअप बनाया था। सेटअप क्या लिया था हमने? एक लेड का ब्लॉक लिया था, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस किया था, रेडियम। ठीक है, मैंने क्या किया, हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास को मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको लिंक हो जाए चीजें। क्या कर रहे थे हम लोग? हमने एक लेड का कंटेनर लिया था, लेड का एक ब्लॉक लिया था, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस किया था जिसका नाम है रेडियम। ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन अराइज होता है। इसका आंसर आता है बेटा कि ऐसा इसलिए किया कि बिकॉज जो लेड है जब वो रेडियम से रिएक्ट करता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है? हीलियम, डब्ल्यू पॉजिटिव हीलियम आयंस। हीलियम के ऊपर आप 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो हमने लेड के कंटेनर में हमने रेडियम रख दिया, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। यहां हमने क्या यूज की हुई है? टू प्रोड्यूस द फाइन बीम। फाइन बीम का मतलब स्कैटर नहीं हो रहे वो इधर उधर, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ही अंदर पास करेंगे, बाकी इधर उधर जो जा रहे थे वो हमने मतलब अलाइन कर देगा सारी डायरेक्शन में पार्टिकल्स को। ठीक है, ये अल्फा रेज आ रही है, अल्फा रेज हमने अल्फा पार्टिकल्स कंटेन कर दिए। ठीक है, यहां पर हमने एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई हुई है बेटा, ये सर्कुलर स्क्रीन है हमारे पास, और इसके ऊपर किसकी कोटिंग की हुई है? हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। बिकॉज हमें पता है कि जैसे ही ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा स्क्रीन के ऊपर तो वो क्या करेगा? ब्लिंक करेगी, ग्रीनिश ग्लो देगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इसने गोल्ड फॉइल यूज की हुई है, ठीक है, गोल्ड की ही यूज की। गोल्ड ये चाहता था मोस्ट मेलिएबल लेना, इस जितना पतला उसके शीट को उतना पतला लेना चाहता था, इसलिए गोल्ड जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल है, इसलिए इसने गोल्ड दिया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो इसका सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये हमारे वैसे तो आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में नहीं पूछेगा कभी भी आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या ऑब्जर्वेशन हुई। जब इसने ऐसा किया तो उसे क्या पता लगा? ऑब्जर्वेशन ये हुई, इसने ये देखा कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट ये पता लगा हमें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, दे पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी रिफ्लेक्शन के सीधे चले गए थे। आज मैं इसका कंक्लूजन भी आपको साथ साथ बता रहा हूं बेटा। ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, मान लो ये कोई पार्टिकल आ रहा है, ये सीधा कब चला जाएगा? ये देखते हैं, ये पार्टिकल आ रहा सीधा चला गया, पार्टिकल आ रहा सीधा चला गया, पार्टिकल आ रहा सीधा चला गया। ये ऐसा कब होगा? जब हमारे एटम का मतलब इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रही। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब इसका कोई रुकावट नहीं मिल रही, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब एटम के अंदर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाले का मतलब नहीं है का मतलब क्या है? एटम के अंदर सारी चीजें क्या है? अंदर एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस है, अंदर क्या है? खाली है, एम्प्टी है बेटा। क्यों? अगर कुछ होता है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका होता, चाहे वो डायरेक्शन चेंज होती, चाहे वो टकरा के वापस आता, कुछ भी होता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ज्यादातर पार्टिकल क्या चले गए थे? सीधे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो क्या है? वैकेंट है, एम्प्टी है। समझ आ गया बेटा ये बात? तो पहला पॉइंट जो हमने बोला, अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में लिखवा दूंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको ये पता लगता है, पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये शो करता है, इट कंक्लूड दैट, ये हमें कंक्लूजन देता है क्या? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये बात समझ आ गई आपको? दोनों चीजों को लिंक करता है कि पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसके बेस पे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं। ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है, कैसे पता लगा? बिकॉज कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिली उसको, कोई रुकावट नहीं मिली, ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये बात समझ आ गई बेटा? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो पहली कंक्लूजन क्या निकला कि ज्यादातर स्पेस जो है एटम में वो कैसा है? एम्प्टी है, एटम के अंदर खाली स्पेस है ज्यादातर। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट हमने ये सीखा था क्या, कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल पे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट सम एंगल। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो इसके अंदर है, इसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो है। ठीक है, और वो रुकावट इतनी बड़ी नहीं है, अगर बड़ी होती तो क्या होता, ज्यादातर पार्टिकल क्या होते, डिफ्लेक्ट होते। लेकिन कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब अपने रास्ते से भटक गए थे। कहने का मतलब क्या है, ये एक पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये आते आते ना एकदम से डायरेक्शन चेंज कर दी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो कुछ ना कुछ तो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। वो क्या है, वो देखो इसने आइडिया कैसे लगाया, क्या है बेटा, वो इसने आइडिया लगाया कि अंदर जो है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन जो है अंदर, वो कैसी है, काफी छोटी है। क्यों, कैसे पता लगा काफी छोटी है, बिकॉज अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बड़ी होती बेटा, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती, बड़ी होती, तो ज्यादातर पार्टिकल क्या होते, डिफ्लेक्ट होते, लेकिन कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे। तो ये बात पता लगी कि अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, काफी स्मॉल है, काफी बड़ा नहीं है, वो छोटा सा अंदर जो भी रुकावट में है। और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, बिकॉज ना ये जो पार्टिकल जो ऑब्स्ट्रक्शन जो मतलब डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ये क्या हो रहे थे बेटा, कौन से पार्टिकल थे जो सेंटर की तरफ जा रहे थे। तो इसका मतलब ये पता लगा कि सेंटर पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, और उसके ऊपर कैसा चार्ज है। क्यों बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल है इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो इधर आते जो सेंटर की तरफ आ रहा था वो क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव से तो डिफ्लेक्ट होगा ना। तो हमें पता लगा जो सेंटर में जो बॉडी प्रेजेंट है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है, काफी स्मॉल है, उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हमें इससे पता लगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार पहले दो पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं थर्ड समझाता हूं। पहला लिखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight most of the alpha particles passed straight without any deflection, most of the alpha particles passed straight without any deflection. It shows that it shows that most of the space inside the atom is empty. समझ आ गया बेटा, याद है, most of the space inside the atom is empty. सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, very few alpha particles deflected from their path. Few alpha particle deflected from their path. Few alpha particle deflected from their path. It shows that it shows that a positive charge body present inside the atom positive charge body present inside the atom
positive charge body present inside the atom which occupy very little space, जो बहुत ही कम स्पेस लेती है। क्यों बेटा? अगर ज्यादा लेती है तो ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, है ना? And occupy very little space. And occupy very little space. Third beta, a very few alpha particle were deflect back. Very few alpha particles were deflected back. Very few alpha particles were deflected back. It shows that मतलब जो बॉडी है ना वो काफी हैवी है। क्यों बेटा? कोई चीज किसी से टकरा के वापस कब आएगी? जब वो हैवी होगी सामने वाली बॉडी। अदरवाइज लाइट होती तो क्या होती? उसको साथ ही ले जाती है बेटा। ठीक है, कोई टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अंदर जो बॉडी प्रेजेंट है, छोटी सी जो बॉडी है, वो क्या है? काफी हैवी है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने अभी तक? It shows that this positive charge body is very heavy and its volume is very small. ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा कम है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट बैक हो गए थे। इससे पता लगता है कि जो सेंटर में जो बॉडी है, वो क्या है? काफी हैवी है और उसका वॉल्यूम क्या है? काफी ज्यादा स्मॉल है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे कंक्लूजन्स हो गए। हमें पता लगा कि क्या क्या इससे हमें नॉलेज मिली। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये शो करता है कि ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल पे। इससे पता लगता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी हमारे सेंटर न्यूक्लियस हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो काफी कम स्पेस लेती है इसके एटम के अंदर। ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो गया। इससे पता लगता है कि जो अंदर जो बॉडी है वो क्या है? काफी हैवी है, और लेकिन उसका वॉल्यूम में काफी ज्यादा स्मॉल है। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट क्या आया इससे बेटा? रिजल्ट ये आया कि रिजल्ट लिखिए बेटा। रिजल्ट हमें रिजल्ट ये पता लगा इससे कि एक रिजल्ट लिखिए। अ स्मॉल हैवी, एक छोटी सी हैवी, ठीक है, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, small heavy positively charged body present inside the atom। एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इनसाइड द एटम, इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी यहां से हमारी। इज कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ आ गया? हाउ न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड, आपको क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, एक छोटी सी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उसी को क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोल दिया गया। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम।
अब मतलब पोस्टुलेट क्या दिए थे, ये तो था एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम था इसको, टॉपिक का बेटा। अब इसका मॉडल क्या आया फिर, ये सारा जो पढ़ लिया हमने से क्या पता लगा इसको। इसमें ना एक डायग्राम बनाएंगे पहले आते ही, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाना है आपने, एक सर्कल, ये एटम है हमारा एक, बीच में क्या बनाना है आपने किए, पॉजिटिव चार्ज बनाना है ऐसे, ज्यादातर आप स्ट्रेट दिखाएंगे ऐसे पास होते हुए। ये क्या है बेटा हमारे पास, अल्फा रेस है ये। समझ लोगे डायग्राम से बेटा, आपने कुछ डिफ्लेक्ट होते हुए दिखा दिए, एक डिफ्लेक्ट बैक करते हुए दिखा दिया, और बाकी स्ट्रेट पास करते हुए दिखा दिए। हो गया। सर एक डाउट है। बोल बेटा। सर अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन क्यों नहीं बनता? ये आगे आंसर आएगा, अभी आएगा, ओके सर। ठीक है। ये तो थॉमसन की भी यही थी ना डिसएडवांटेज, तो थॉमसन की यही बताई थी ना मैंने डिसएडवांटेज आपको बेटा, यस सर। कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक साथ हैं तो न्यूट्रल क्यों नहीं हो गए फिर, एटम स्टेबल क्यों है फिर, ठीक है। और दोनों चीजें हैं फिर भी स्टेबल है फिर वो, मतलब कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर ऐसा, तो देखेंगे बेटा आगे। इसने ये बोला बेटा एटम जो है उसके दो पार्ट है, इसका पोस्टुलेट फर्स्ट लिखेंगे बेटा, 1 पॉइंट, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एटम के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है न्यूक्लियस, फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, और सेकंड पार्ट आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अलावा, हाँ, न्यूक्लियस क्या है बेटा इसके अंदर, न्यूक्लियस इज स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इसके बाद ना न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखेंगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा सारा, न्यूक्लियस इज, इट इज स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हैवी क्यों बोला बेटा, बिकॉज ये पूरा एटम है, एटम तो अंदर खाली है, तो सारा एटम का जो मास है ना वो कहां पर प्रेजेंट है, तो सारा न्यूक्लियस में ही है, कि बाकी एटम तो खाली है, उसमें खाली का मास थोड़ी होगा, समझ गए ना, इसलिए मैंने हैवी बोला, बिकॉज एटम की कंपैरिजन में हैवी है, मतलब ज्यादातर जो एटम का मास है वो कहाँ है, सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। वैसे उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो ज्यादातर जो एटम का मास है वो कहां पर रिसाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है बेटा वो, ठीक है। स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। बोलो भाई, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसने बोला कि जो स्पेस है ना न्यूक्लियस के बाहर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लिखो इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, it is the space around the nucleus in which electrons are distributed.
इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास का स्पेस है बाहर वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, एंटायर मास ऑफ द एटम, एटम का जो पूरा मास है, द एंटायर मास ऑफ द एटम is concentrated in the nucleus. The entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. मतलब एटम का जो सारा जो मास है वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ये रदरफोर्ड ने ना अपने पॉइंट्स बनाए थे सारा डिस्कवरी होने के बाद। पहला पॉइंट बताया कि हमारा जो एटम है उसके दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताया, न्यूक्लियस क्या होता है ये बताया, फिर बताया इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या था, न्यूक्लियस के बाहर का रीजन था जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा इसने बोला, सेकंड पॉइंट इसने बोला कि एटम का जो मास है वो सारा का सारा कहां पर है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही रिसाइड करता है। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, लिख लो इसी में, सिंस electrons have negligible mass, since electrons have negligible mass of the atom is mainly due to the protons, mass of the atom is mainly due to the protons। इसको पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब जो मास है वो किसकी वजह से, एटम का, वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो इसे पता लगा कि प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है बेटा। तो hence protons must be present inside the nucleus, hence protons must be present inside the nucleus। तो ये हमें बताता है कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट, इसने ये क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं चले जाते एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लिखो बेटा, टू एक्सप्लेन दैट, टू एक्सप्लेन दैट electrons do not fall into the nucleus to explain that electron do not fall into the nucleus as a result of attraction, as a result of attraction। इसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुके हुए नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, इसने बोला रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट, ये समझ आया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, इसका रीजन दे रहा है ये बेटा रदरफोर्ड। सर इसने क्या जैसे बोला, सोलर सिस्टम में प्लैनेट हाँ सन हाँ के आर हाँ, पार घूमते रहते हैं ताकि उसके बिल्कुल तरफ न बिल्कुल, जाए। इसने यही इसका रीजन दिया कि जैसे, लिखो बेटा, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेशनरी नहीं है, रुके नहीं हुए, बल्कि क्या है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स। एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। अच्छा, जब कोई चीज रिवॉल्व करती है तो कौन सी फोर्स आती है बेटा, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीपिटल तो सेंटर की तरफ लगती है, ये सेंट्रीफ्यूगल आती है बेटा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, जो अवे, सेंटर से अवे जाती है बेटा। देखो, जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो कौन सी फोर्स आती है, सेंट्रीफ्यूगल। ये मान लो सेंटर की तरफ जो लगती है वो सेंट्रीपिटल होती है, और ये इसको अवे लेके जाती है, दूर की तरफ लेके जाती है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल।
ठीक है, तो लिखिए बेटा, एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू द प्ले, जो क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। देखो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और इधर एक और फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है वो, सेंट्रीफ्यूगल लग रही है, जो इसको दूर लेके जा रहा है। तो दोनों फोर्स क्या होगी, आपस में बैलेंस हो गई, और इसलिए बेटा फॉल नहीं कर रहा उसके अंदर। इसने रीजन ये दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के अंदर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाती है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जो क्यों आती है, रिवॉल्व करने की वजह से आती है बेटा। समझ आ गया इसका रीजन क्या था। तो इसने अपना मॉडल जो है सोलर सिस्टम की तरह बताया कि न्यूक्लियस एक तरह के सन की तरह है, न्यूक्लियस इज लाइक अ सन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरह है, प्लैनेट्स की तरह हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने नाम दिया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोला। जैसे प्लैनेट के अंदर, जैसे प्लैनेट्स जो है बेटा वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसको इसलिए नेम दिया इसने प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा बहुत पता लगा। सबसे पहला पॉइंट इसने ये बोला कि हमारा जो न्यूक्लियस, हमारा जो एटम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज की बॉडी जो इनसाइड द एटम, सेंटर ऑफ एटम के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, स्पेस आता है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि जो मास है एटम का वो कहां पर प्रेजेंट है, सारा सारा न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मास ऑफ एटम किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। इससे पता लगता है कि जो प्रोटॉन्स है इट मस्ट लाई बिट इन द न्यूक्लियस। समझ आ गया। थर्ड हमें पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाते, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं कर जाते एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि क्या है, रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और रिवॉल्व करते हैं तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है जो बैलेंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। देयरफॉर ये फॉल नहीं करता, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, न्यूक्लियस हमारे को पता लग गया था। ठीक है। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी, देखो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, रेडिएशन थ्योरी बोलते हैं उस थ्योरी को बेटा। मैक्सवेल ने क्या दी थी, एक रेडिएशन थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, उनकी थ्योरी क्या थी, मैक्सवेल थ्योरी है, मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, तो मूव करते हुए वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, छोड़ता है, एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है, वो रेडिएशंस एमिट करता है, रेडिएशंस छोड़ता है। ठीक है, मतलब एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी को लूज करता है बेटा। ठीक है। अगर हमें पता अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूविंग है, ये बता दिया था रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी हमें पता है। तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे। अब अगर मूव कर रहा है तो ये एनर्जी क्या करेगा, अपनी लूज करेगा। ये कौन सी थ्योरी है, रेडिएशन थ्योरी है। तो अगर ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, आप सोचो, आप पहले पार्क का बहुत बड़ा राउंड बनाते थे, मारते थे यहाँ पर, क्योंकि सब में अच्छी एनर्जी होती थी। अब आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब आपने अपने सर्कल जो राउंड है ना वो कम कर दोगे। आप क्यों कर दोगे कम, एनर्जी कम हो गई है। अगली बार एनर्जी और कम हो गई और छोटा कर दिया राउंड आपने।
एनर्जी और कम और छोटा राउंड, एनर्जी और कम और छोटा राउंड। तो आप इतने नियर आ जाओगे किसके बेटा, न्यूक्लियस के, कि इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, बिकॉज आप जितने न्यूक्लियस के नियर होगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास, कि ये क्या कर देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसमें चला जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, ये ऐसा क्यों नहीं होता। समझ के क्या दिक्कत है, रदरफोर्ड ने बोला था कि ये अपना इसने रीजन दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। लेकिन मैक्सवेल ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया। मैक्सवेल ने बोला कि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और जब भी कोई एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, एंड इट बिकम्स शॉर्टर एंड शॉर्टर। पाथ जो है और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, और वो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके नियर आ जाएगा, न्यूक्लियस के आसपास आ जाएगा, एंड ड्यू टू द हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो मतलब हमारा एटम फिर न्यूट्रल, मतलब हमारा एटम जो है स्टेबल कैसे होगा बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे बेटा आपस में, तो एटम की स्टेबिलिटी को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड। समझ आ गया, तो लिखिए बेटा, गोकुल अभी एक बारी पूरा हो जाए फिर बताता हूं बेटा तेरे को, पहले लिखो बेटा इसके अंदर, Rutherford is not able to explain the stability of an atom. Rutherford is not able to explain the stability of an atom. Rutherford is not able to explain the stability of an atom. ठीक है, रदरफोर्ड जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाउ, लिखो, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी, according to the Maxwell radiation theory, any charged particle revolving any charged particle revolving must radiate energy, must lose energy. Any charged particle revolving loses energy in the form of radiations. कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है, फास्ट मूविंग होता है, रिवॉल्व करता है, तो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। And we know that, and according to the Rutherford, electrons are the negatively charged particles. According to the Rutherford, electrons are the negative charged particles which revolves around the nucleus. Electrons are the negative charged particles which revolve around the nucleus. अब हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे मस्ट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो दे मस्ट रेडिएट एनर्जी, दे मस्ट लूजेस एनर्जी। हमें बताया एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो दे मस्ट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। वो एनर्जी लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो विद द रिड्यूस्ड एनर्जी, अब कम एनर्जी होने की वजह से, विद द रिड्यूस्ड एनर्जी, अब एनर्जी कम होने की वजह से, विद द रिड्यूस्ड एनर्जी,
they must be drawn closer to the nucleus. They must be drawn closer to the nucleus. थोड़े न्यूक्लियस से क्या आ जाएगा बेटा, नियर आएगा. They must be drawn closer to the nucleus. मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एनर्जी लूज करता रहेगा और छोटा होता जाएगा पाथ जो है इसका. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज्यादा, अल्टीमेटली लिखो, अल्टीमेटली या लिखो इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोजर, मस्ट क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन जो है और क्लोज होता जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर जाना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए. किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए. एंड इट बिकम्स अनस्टेबल, और क्या हो जाना चाहिए, वो अनस्टेबल हो जाना चाहिए. बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसके रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाया रदरफोर्ड कि क्यों नहीं होता. आगे आएगा बोर्स मॉडल, उसमें हमें पता लगेगा ऐसा क्यों नहीं होता. ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता ये हमें पता लगेगा. सर वो बोर ने मैक्सवेल थ्योरी को चेंज किया था ना थोड़ा सा. हाँ बिल्कुल जी. ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ कि रदरफोर्ड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो ये डिसएडवांटेज में पहले ही लाइन आपको यही लिखनी है, रदरफोर्ड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. उसने की तो दी, लेकिन वो गलत तरीके से एक्सप्लेन की थी. उसने तो बता दिया था कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या था, रदरफोर्ड could not explain, Rutherford could not explain how the electrons are distributed. Rutherford could not explain how the electrons were distributed, how the electrons were distributed in the extra nuclear part. कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है. समझ आ गया बेटा. एक बारी 5 मिनट देता हूँ बेटा, आप रदरफोर्ड थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए वापस से एक बारी सारा. ठीक है, करिए बेटा, करिए शाबाश. 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, पढ़ लीजिए पूरी.
हमारी क्लास में ही बच्चे 30 आए जैसे कभी 5 मार्क्स भी आते थे। रिपीट ठाकुर मैडम कहती कौन है बच्चा रिपीट ठाकुर, मैंने इसको क्लास में आज तक नहीं देखा और इसके पूरे उसे पूरे आ गए चेक भी कर दिया मैडम। और क्या मैडम ने कहा शीट्स नहीं है बच्चों की। अच्छा नंबर होते हैं मैडम, बस बेटे की चाहिए नंबर नहीं बताएंगे फिर तो जगह अरे मैडम ने मेरे से ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा मेरा गलत है इसलिए मैडम ने मुझसे पूछा। मैंने मैडम को व्हाट्सएप किया, मैम मेरा ऐसे ऐसे आपने मेरे से पूछा कि मेरा गलत तो नहीं है। मैम कहती नहीं मैं तो यूं ही पूछ रही थी, तुम्हारा पेपर तो अच्छा है। मैडम ने बस एक क्या बताया थे हिंदी में इतना अच्छा नहीं होता है, हिंदी का जमा में चढ़ हिंदी का मैंने चेक नहीं किया, मैंने पीडीएफ भेज रखी है आंसर की। अरे वो पीडीएफ देख के मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मैंने तो चेक ही नहीं किया मैंने की बात बताया जब तुमने कहा एक वर्ड लिमिटेशन के हिसाब से होना चाहिए, तुमने आंसर लिखे में कम से कम 100 वर्ड्स पा रहे हैं, तुमने कहा था 30-40, हमारी गलती नहीं है, तब हमारी होती है 30-40 में लिखा देखते हैं क्या होता है। मैं तो 45 मिनट में जाएंगे इंग्लिश का हमने टैली कराया आज, इंग्लिश का जवाब दे दैट म्यूजिक को इंग्लिश का मैथ्स का तक शुरू हो गया एंसर्स आगे सो लोग जो आज कराया बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? कल इसके आगे करेंगे बेटा हम लोग। सर यूज करने का प्रोसेस क्या